हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग आज जो है हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। यह कथन किस शासक का है? तो फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि ये कथन कौन कहा है। ऑप्शंस हैं बलबन, खिज्र खां, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ये बात बोली थी कि यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ये भी देख लेते हैं। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने जो है रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। काफ़ी बार पूछता है कि किसने ये नीति अपनाई थी। और जो खिज्र खान है, इसने क्या किया था? सैयद वंश की स्थापना की थी। तो खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इसमें कह रहा है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित करना है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बताना है कि प्रतीक कौन से सुमेलित हैं इसमें। तो ऑप्शंस इसमें दिया हुआ है सूची फर्स्ट में जन्म, गृह त्याग, ज्ञान, मृत्यु, और उधर मिलान करना है। तो बताइए इसमें क्या होगा, देखिए आप लोग। तो चलिए मिलाते हैं, देखते हैं। जन्म जो है, जन्म का सिंबल क्या था इनका? कमल था। और गृह त्याग का क्या था? घोड़ा था। ज्ञान का बोधि वृक्ष था। और मृत्यु स्तूप हो जाएगा। तो देखते हैं किसमें मिलता है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? इसमें देखना है कि महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी। ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को आंसर दिख चुका है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और श्रीगुप्त जो है वो कौन थे? ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है काफ़ी कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो ये समुद्रगुप्त को कहते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है ये सब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है? तो इसके ऑप्शंस हैं कालीबंगा, सुरकोटदा, आलमगीरपुर, चन्हुदड़ो। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। यानी जो अग्नि पूजा की जो अग्नि वेदिका है ये कालीबंगा से खोजी गई है। अग्नि वेदिका के जो साक्ष्य हैं ये कालीबंगा से खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होते हैं। कालीबंगा की जो खोज है ये 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। और सुरकोटदा के जो नगर और गढ़ी और आवासीय क्षेत्र में विभाजित हैं। मतलब सुरकोटदा के जो नगर हैं ये गढ़ी और आवासीय क्षेत्र में विभाजित हैं। आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे पर था। हिंडन नदी के किनारे पर था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसमें बताना है आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला क्या है, जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। किस पर? तप एवं अहिंसा पर। और जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। तो बताइए क्या होगा इसमें, कौन सा सही लग रहा है आप लोगों को? केवल एक लग रहा है, केवल दो, या फिर दोनों, या फिर ना एक और ना ही दो? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है सी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों भी बात सही है। चलिए आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है, ये भी देख लेते हैं। जैन धर्म तप यानी शरीर को कष्ट देकर सल्लेखा, इसी को संथारा भी कहते हैं, और सल्लेखा या संलेखना भी इसको बोलते हैं। तो ये तीनों शब्द ध्यान रखिएगा आप लोग। सल्लेखा या संथारा पद्धति प्राण त्यागना एवं अहिंसा अर्थात हत्या न करना पर बल दिया जैन धर्म ने। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। कल्पसूत्र किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं एरड़, मास्की, सुपिक, कांची। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एरड़। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है एग्जाम में, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। चलिए आगे देखते हैं। भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में 510 ईस्वी को उसके सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है, जो हुड़ों के साथ युद्ध में मारा गया और उसकी पत्नी सती हो गई थी। सती प्रथा के प्रचलन का यह प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है जो एरड़ से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स ये नाम भी याद रखिएगा, गोपराज काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, और भानुगुप्त ये भी याद रखिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान ए खालसा के पास था? दीवान ए खालसा, किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान ए खालसा के पास था? ऑप्शन है सतत जोत में आने वाली भूमि, राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि, इनाम के रूप में दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, कृषि योग्य किंतु परती छोड़ी गई भूमि। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें क्या होगा इसका आंसर? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। ठीक है, दीवाने खालसा जो था ये राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि था। चलिए आगे देखते हैं। मुगल काल में खालसा भूमि केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में थी। किसके नियंत्रण में थी? केंद्रीय सरकार के, और जिसका लगान सीधे राजकोष में जमा होता था। दीवाने खालसा का उत्तरदायित्व राज्य की सीधे नियंत्रण वाली भूमि से था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, अनुमान, जब्ती, नस्क, कड़कूत। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा जब्ती। टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था जब्ती से संबंधित थी। चलिए आगे देखते हैं। अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष में टोडरमल ने भू राजस्व बंदोबस्त की जब्ती प्रणाली शुरू किया या लागू किया था। यह प्रणाली जो है बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर तथा मुल्तान में लागू थी। तो फ्रेंड्स ये नाम याद रखिएगा, कभी कभी इसमें से ये भी दे देता है कि कहाँ पे जो है ये लागू हुई थी। जब्ती से विकसित होकर 1580 ईस्वी में आईने दहसाला व्यवस्था लागू की गई, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात कौन उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी बना था? तात्कालिक उत्तराधिकारी पूछा है। तो इसके ऑप्शंस हैं बलबन, आराम शाह, इल्तुतमिश,
नासिरुद्दीन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आराम शाह। तात्कालिक पूछा है तो इसका आंसर आराम शाह हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह तात्कालिक उत्तराधिकारी बना था, जिसका कुछ तुर्क मलिकों व अमीरों ने विरोध किया था और स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। और बलबन जो है इसने क्या किया था, रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। और इल्तुतमिश जो है ये तुर्कान चहलगानी या फिर चालीसा, जो कि क्या था, 40 अमीरों का समूह था। इसकी शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। तो ये दोनों भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अपनी किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो ऑप्शन से बंगाल, कश्मीर, गुजरात, मालवा। तो फ्रेंड्स अकबर जो है ये गुजरात विजय के संस्मरण में बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। चलिए आगे देखते हैं। अकबर ने अपनी गुजरात विजय, जो कि 1572 ईस्वी में हुई थी गुजरात विजय, तथा 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय, ये भी पूछता है असीरगढ़ की विजय, उसके बाद जो है 1602 में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, तो इसमें जो है गुजरात विजय हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी? किसके, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी। तो इसके ऑप्शन से वासव दत्ता, बृहत कथा, गाथा सप्तशती, मुद्रा राक्षस। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में जो है ये चीज़ दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में दी गई है। तो ये भी काफ़ी पूछता है कि मुद्रा राक्षस जो है किसकी रचना है, तो ये विशाख दत्त की है। और बृहत कथा के लेखक कौन है, क्षेमेंद्र हैं, क्षेमेंद्र, ये भी पूछा हुआ है। वासव दत्ता के लेखक या गुप्तकालीन प्रसिद्ध पद्यकार सुबंधु और गाथा सप्तशती के लेखक कौन है, सातवाहन शासक हाल हैं। तो भी याद रखिएगा, कूट में दे देता है कि किसके लेखक कौन से हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर-ए-नौबत क्या है? सर-ए-नौबत क्या था? ऑप्शन से पत्र व्यवहार हेतु क्लर्क, पैदल सेना अधिकारी, ग्राम मुखिया, राजस्व अभिलेखों का अनुरक्षक। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पैदल सेना अधिकारी। यानी जो शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत जो सर-ए-नौबत था वो पैदल सेना अधिकारी था।